उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो देखा था उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश लगभग इस तरह से विस्तृत हैं, राजस्थान से लेकर आगे असम तक। और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। और चौड़ाई ज्यादा हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न पार्ट में पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है, ढाल बहुत मंद है। और जो चौड़ाई है पूर्वी पश्चिमी भाग में वेस्टर्न पार्ट में वो ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 580 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है, और पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी हो जाती है। और ज्यादातर पार्ट में जो हमें विड्थ चौड़ाई देखने को मिलती है वो 240 से 320 किलोमीटर है। यहाँ जो अवसादों की जमाव की गहराई है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन का जो डेप्थ है वो 2000 मीटर है, और हाइट इस प्लेन रीजन की लगभग 200 मीटर है। और अगर एग्जैक्ट फिगर्स में बात करें तो 185 मीटर के आसपास है एवरेज हाइट। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा भी है, कुछ क्षेत्रों में कम भी देखने को मिलती है। अब जो है ये जो मैदानी क्षेत्र है ये सबसे नया प्रदेश है, हिमालय पर्वत के भी बाद में बना है, क्योंकि हिमालय से और पेनिनसुलर इंडिया से, प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां आती है उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उससे ये प्लेन्स बने। कब बने? चतुर्थ युग में बने, क्वाटरनरी पीरियड में। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और ये जो है इसमें काफी सारे स्टेट्स कवर होते हैं इस प्लेन रीजन में। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख क्षेत्र है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है भारत का। लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रीजन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रहती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा पाया जाता है। अब ये जो है विश्व के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत मैदानी प्रदेश है। देखिए, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में भौतिक प्रदेशों में ये सबसे बड़ा प्रदेश नहीं है। भौतिक प्रदेशों में फिजियोग्राफिक डिविजन्स में सबसे बड़ा रीजन है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर रीजन में फैला है। ये केवल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। तो अगर इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स या भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा पूछा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन आएगा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और अगर आपको रीजन ना पूछा जाए और केवल पूछा जाए मैदान ज्यादा है, पठार ज्यादा है, पर्वत ज्यादा है या पहाड़ियां ज्यादा है, तो मैदान ज्यादा है इंडिया में, प्लेन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू माउंटेन, हिल्स, प्लेटो, उन सबको अगर अलग अलग देखा जाए तो। रीजन्स की बात नहीं हो, प्रदेशों की बात ना हो, तो मैदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि फिर उसमें उत्तरी मैदान के साथ साथ तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स भी इंक्लूड हो जाते, ऐड हो जाते, इसलिए। अब देखिए, विश्व के सबसे विस्तृत और बड़े मैदान होने के साथ साथ कृषि प्रधान क्षेत्र है भारत का। जनसंख्या भी काफी ज्यादा यहाँ पे निवास करती है। 4 भाग हैं इसके। ये जो 4 पार्ट्स हमने देखे थे ये किस आधार पर देखे थे? प्रादेशिक आधार पर, रीजनल बेसिस पर 4 पार्ट्स हैं। सतलज के मैदान, राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। राजस्थान के मैदान हम डिस्कस कर चुके हैं। अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है, अर्धशुष्क और शुष्क परिस्थितियां हैं, और उसके साथ साथ ढाल भी देखा था हमने। बहुत सी लवणीय झीलें, सलाइन लेक्स हैं यहाँ, लूनी जैसी रिवर है। 2 पार्ट्स हैं इस प्लेन रीजन के, राजस्थान बागर और मरुस्थली। और राजस्थान बागर वाले रीजन में 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 टू 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, ये हमने देखा। और ये सेमी एरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और मरुस्थली वाला शुष्क क्षेत्र है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और डेजर्ट टाइप कंडीशंस है, मरुस्थलीय स्थिति है। ये राजस्थान के मैदानों में हमने देखा था। उसके बाद सतलज के मैदान की अगर बात करें, मेनली एक्सटेंडेड है पंजाब और हरियाणा में। सतलज और उसके आसपास वाली नदियों द्वारा बने हैं ये मैदान, और इसमें हमने देखा कि दोआब स्थित हैं। 2 प्रमुख दोआब हैं, दोआब मतलब नदियों के बीच के मैदान। बारी और बिस्त नाम के दोआब यहाँ इस प्लेन रीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है बारी और बिस्त? तो देखिए, यहाँ पर ये रावी और ब्यास नदी, दूसरी रावी और ब्यास के बाद ये सतलज नदी है, सतलज के आगे ये है गग्गर नदी, गग्गर नदी के बाद आगे ये है यमुना नदी। इन नदियों के बीच में है ये दोआबादी। तो रावी और ब्यास नदी के बीच में जो है ये है बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है यहाँ पर ये है बिस्त दोआब। और सतलज और गग्गर के बीच वाला जो भाग है वो दोआब नहीं है, बट वो एक मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि इन नदियों के बीच में काफी गैप है, डिस्टेंस है। और यहाँ का जो मैदान है उसे कहते हैं मालवा का मैदान। और गग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा में जो मैदानी क्षेत्र है उसको कहते हैं हरियाणा भिवानी बागर। तो ये मैदानों के हमने विभिन्न नाम देखे थे। इसका स्लोप नदियों से पता चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आपको साउथ वेस्ट की तरफ दिख रहा होगा,
और ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। छोटा है बट जितनी भी जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो ये सब हमने देखा था सतलज के मैदान में। ये 5 दोआब भी हमने देखे, सिंधु सागर, छाछ, रेचना, बारी और बिस्त दोआब। ये प्रमुख सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बीच में स्थित 5 दोआब है, जिसके आधार पर पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में जो दोआब लोकेटेड हैं वो 5 दोआब ये हैं, जिसके बेसिस पर पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। गंगा का मैदान भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अरावली के ईस्टर्न साइड में पूर्व में पश्चिम बंगाल तक विस्तृत जो मैदान है वो गंगा का मैदान है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और इस मैदानी क्षेत्र का ढाल गंगा के नदी के आधार पर पता चलता है। गंगा नदी बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो स्लोप किस तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। और ये जो मैदान है प्लेन रीजन, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जहां जहां फैली हैं उस पूरे रीजन में ये मैदानी क्षेत्र हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। मेनली यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में, आसपास के कुछ राज्यों में अगर देखें तो थोड़ा सा झारखंड, राजस्थान का कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत यहाँ हरियाणा के बॉर्डर वाला कुछ रीजन मान सकते हैं, और थोड़ा सा उत्तराखंड वाला रीजन। अब ये जो है नदियां हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, उसके बेसिस पर गंगा के मैदान के जो प्रादेशिक नाम है उनको देखेंगे। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मिली बांग्लादेश में। उसके बाद ये कोसी नदी आती है नेपाल वाले क्षेत्र से और आगे मिलती है बिहार में गंगा नदी से। फिर उसके बाद ये महानंदा नदी है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से हुगली नदी निकलती है गंगा से। झारखंड से आती है दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी आती है झारखंड से। इन नदियों के बीच बीच में जो मैदानों के विभिन्न नाम है वो देखिए। यहाँ यूपी के पश्चिमी भाग में वेस्टर्न पार्ट में रोहिलखंड के मैदान है। यूपी के सेंट्रल पार्ट में लखनऊ के आसपास है अवध का मैदान। बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला, गंगा के दक्षिण में बिहार में मगध, बिहार में कोसी महानंदा के बीच में है बारिंद, और फिर उसके बाद दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच में वेस्ट बंगाल में है रार का मैदान। ये रीजनल नेम्स है गंगा के मैदान के, ये हमने देखे थे कल, ये है रीजनल नेम्स, कल देख चुके हैं। उसके बाद गंगा के जो मैदान है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। तो ये गंगा प्लेन्स में हमने देखा था। राजस्थान के जो ईस्टर्न साइड में, पूर्वी राजस्थान में जो मैदानी भाग है वो किसका हिस्सा है, गंगा के मैदान का हिस्सा है। तो ये सब हमने देखा। अब देखिए आज हमें डिस्कस करने हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है, और मेनली उसका विस्तार हमें असम में देखने को मिलता है। ये जो असम वाला भाग है यहाँ पर विस्तृत है, इस पूरे असम वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है ये वाला मैदानी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको नहीं ध्यान तो ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय और ये है असम। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः असम में स्थित है। काफी सकड़ा हो जाता है यहाँ पे मैदानी क्षेत्र, बहुत ज्यादा जो है नैरो हो जाता है प्लेन रीजन, बहुत ही कम चौड़ाई देखने को मिलती है यहाँ पर, और 100 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, चौड़ाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो देखिए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मैदान बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी को लोकेशन देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए आगे चली जाती है बांग्लादेश में, मेघालय से नहीं गुजरती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके आसपास जो असम में प्लेन रीजन है वो इसमें सम्मिलित है। उत्तर पूर्वी बाकी राज्यों में क्यों नहीं है ये मैदानी क्षेत्र, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो हिमालय वाला भाग है, बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनमें है पूर्वांचल वाला पार्ट, और मेघालय में क्या है, मेघालय का पठार जिसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। तो मेनली प्लेन रीजन आपको असम वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। ये मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर और असम में पूर्व तक विस्तृत है, ईस्ट तक एक्सटेंडेड है। 2 मेजर प्लेसेस हैं जिनके बीच में ये मैदानी क्षेत्र है। एक तो है धुबरी, धुबरी से लेकर आगे यहाँ सादिया तक ये मैदानी क्षेत्र विस्तृत है, धुबरी से सादिया तक। और लगभग जो इसका लेंथ है, पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है इसका, वो लगभग आपको 650 किलोमीटर के आसपास दिखेगा, ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंशन है, और चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर हो जाती है, कई क्षेत्रों में बहुत कम हो जाती है, 100 किलोमीटर के आसपास। तो ये सकड़े और ब्रह्मपुत्र के आसपास पाए जाने वाले मैदान है जो मुख्यतः असम में है।
पर ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल पास स्थित है, इसीलिए काफी ज्यादा जल की मात्रा रहती है। वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस प्लेन रीजन में, इसीलिए जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, ऐसी फसलें जिनमें जल ज्यादा आवश्यक होता है, जल की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, वो यहाँ पे की जाती है, उनकी खेती की जाती है। और चावल जो होते हैं उनका उत्पादन यहाँ पे होता है। उसके साथ साथ जूट जो है, पटसन जिसको कहते हैं, उसकी भी कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। तो मेनली जूट और राइस कल्टीवेशन यहाँ किया जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो अगर हम देखें तो उससे हमें स्लोप पता चलता है इस मैदान का, और इस नदी का जो फ्लो है वो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो इस मैदान का ढाल भी क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। तो ये है असम में स्थित ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे कि यह सकड़ा मैदान मुख्यतः असम में स्थित है तथा धुबरी से सादिया तक इसका विस्तार 650 किलोमीटर की दूरी तक है तथा इस मैदानी क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर पाई जाती है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह मैदानी क्षेत्र चावल तथा पटसन की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो ये आपको लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है उसी को बस सेंटेंस में आपको फ्रेम करना है। So this plain region is located in Assam. It extends from Dhubri to Sadia over a distance of 650 kilometer. The width of this plain region is only 100 kilometer and its slope is from northeast towards southwest. It is used for rice and jute cultivation. तो अब जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान के साथ हम प्रादेशिक विभाजन जो है मैदान के वो कर चुके हैं, रीजनल डिवीजन कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है, भौगोलिक जो विभाजन है मैदानों का, उसको देखेंगे। और भौगोलिक विभाजन को संरचनात्मक आधार पर जो मैदान का विभाजन है वो भी माना जाता है। तो संरचना या स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी के बेसिस पे जो प्लेन रीजन है उसको अब हम देखेंगे। इंग्लिश में अगर देखें तो आप इसको ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ प्लेन्स भी कह सकते हैं, मैदानों का भौगोलिक विभाजन, या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ प्लेन्स भी कहा जा सकता है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स या फिजिकल डिविजन्स ऑफ प्लेन्स। तो इस तरह से अब फिजिकल डिविजन्स देखेंगे। अब इसमें सम्मिलित है मुख्यतः खादर, बांगर, भाबर, तराई वाला जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। अब देखिए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत जैसे पर्वत, उनसे निकलती हैं नदियां, और जब नदियां पर्वत से नीचे उतरती हैं तो पर्वत के ढाल से, स्लोप से जब नीचे उतरती हैं, स्टीप स्लोप से, तो नदी को ग्रेविटी हेल्प करती है, गुरुत्वाकर्षण बल हेल्प करता है। इसीलिए नदी का पानी जो है वो आसानी से बड़े बड़े टुकड़ों को अपने साथ बहुत आसानी से नीचे ला सकता है, क्योंकि उस बड़े टुकड़े को गिराने के लिए नदी को ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि ढाल पे ऑलरेडी उस बड़े टुकड़े के ऊपर या चट्टान के बड़े टुकड़े के ऊपर ऑलरेडी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इसलिए ऑब्वियसली वो ढलान से नीचे गिरना ही था पत्थर, नदी के पानी ने बस उसको हल्का सा धकेला और वो आसानी से नीचे आकर गिर गए। तो जब भी नदी कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र से गिरती है तो पर्वतों का जो पदेन क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं, यहाँ जहाँ पर्वत माउंटेन खत्म हो रहा है उसको कहते हैं पदेन क्षेत्र, पर्वतों के पद वाला क्षेत्र। इसको गिरिपद क्षेत्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फुट हिल रीजन कहते हैं, फुट हिल रीजन। तो जब नदियां पर्वतों से नीचे आती हैं या ढाल के सहारे नीचे गिरती हैं, वो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर आती है, और उन बड़े बड़े अवसादों से एक पूरी जहाँ पे रिवर गिरती है प्लेन माउंटेन से, माउंटेन के ठीक फुटहिल रीजन में बहुत सारे बड़े बड़े आपको पेबल्स जैसे दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े टुकड़े दिखेंगे चट्टानों के, और वो जो अवसाद है बड़े बड़े, वो एक पट्टी के रूप में ठीक जो माउंटेन है पर्वत के ठीक आगे एक पट्टी के रूप में विस्तृत होते हैं। तो एक बेल्ट बन जाती है बिग सेडिमेंट्स की, इस तरह से। तो ये जो बड़े बड़े अवसाद हैं ये नदी अपने साथ ऊपर से नीचे गिरा कर लेकर आई, और ये बड़े अवसादों से जो मैदान बना है, ये माउंटेन जहाँ खत्म होते हैं उसके आगे लगभग 8 to 15 किलोमीटर चौड़ाई में, 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक माउंटेन के ठीक आगे 8 to 15 किलोमीटर विड्थ में। अब होता क्या है, जब नदी इन बड़े बड़े सेडिमेंट्स को लाकर बिछा देती है पर्वतों के पदेन क्षेत्र में, फुटहिल रीजन में, तो फिर जब नदी इन बड़े बड़े टुकड़ों के नीचे से जाती है
तो वो काफी पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाती है। उसके साथ साथ नदी जो है वो सतह पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि सतह पर ये बड़े बड़े टुकड़े नजर आते हैं। तो जहां पर ये बड़े टुकड़ों वाला क्षेत्र होता है, बड़े अवसादों वाला क्षेत्र होता है, वहां नदी सतह पर दिखती नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े इन टुकड़ों के नीचे से बहती हुई जाती है। और जब इनके नीचे से बहती हुई नदी जाएगी और जहां पर ये टुकड़े खत्म हो रहे हैं, बिग सेडिमेंट्स, बड़े अवसाद खत्म हो रहे हैं, वहां पे जब नदी का पानी निकलता है तो वो बिल्कुल अनियमित प्रवाह होता है, क्योंकि नदी पहले ही बहुत सारी शाखाओं में इस तरह से पेबल्स के नीचे डिवाइड हो चुकी थी। फिर जब नदी निकलती है इन टुकड़ों के आगे, तो नदी का पानी नियमित रूप से नहीं बहता है, वो इधर उधर फैला हुआ होता है। तो फैली हुई अवस्था में नदी के बहुत सारी धाराओं के रूप में पानी निकलता है, और फिर आगे चलकर ये सब धाराएं ढाल के आधार पर एक साथ जुड़ती है और बनती है एक प्रमुख नदी। ये सब जब मिलेंगे तो इस तरह से प्रॉपर एक रिवर बनेगी, नदी बनेगी। तो ये नदी बन जाती है। और जब ये नदी बन जाती है तो नदी के ठीक किनारे वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल पास वाला, हर साल जब भी मॉनसून के टाइम पर बारिश ज्यादा होती है, नदी के पास जल की मात्रा, वाटर का अमाउंट रिवर के पास ज्यादा होता है, तो रिवर का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब भी जल स्तर बढ़ता है नदी का, तो नदी का जल आसपास के क्षेत्र में बहकर आ जाता है। जैसे नदी के बिल्कुल पास वाला जो रीजन है, यहाँ पर बहकर आ जाएगा। अब कैसे आएगा? तो देखिए, मान लीजिए ये है, ये नदी वाला क्षेत्र है, नदी यहाँ पर बह रही थी। मान लीजिए इस एरिया में नदी बहती है, पर जब जल स्तर बढ़ जाता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा है, तो ये आसपास के क्षेत्र में ये फैल जाएगा पानी। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा, वापस से जल स्तर कम हो जाएगा। जब वर्षा, बारिश वगैरह खत्म हो जाएगी तो वाटर लेवल वापस से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पानी जो इधर उधर फैला था, ये पानी वापस से चला जाएगा नदी की तरफ। तो नदी जो है, नदी का पानी बाढ़ के समय बाहर की तरफ जाता है और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, और वापस से फिर अंदर आ जाता है जब जल स्तर जो है कम होता है। तो जब भी नदी का पानी हर साल मॉनसून के टाइम पे आसपास के रीजन में फैलता है, क्षेत्र में फैलता है, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अवसाद, सेडिमेंट छोड़ जाता है। और यहाँ जो नदी के किनारे के पास ये अच्छे बड़े बड़े नए अवसाद जमा होते हैं, इन बड़े बड़े अवसादों को कहा जाता है खादर। ये सेडिमेंट्स जमा हो गए, इनको खादर कहते हैं। तो नदी जो है उसके ठीक किनारे पर हमें देखने को मिलते हैं खादर। ये खादर वाले जो भाग है वो है नवीन अवसाद, जहां जमा होते हैं नए बारीक अवसाद। तो ये नए बारीक अवसादों वाला क्षेत्र है, और ये नदी के दोनों तरफ देखने को मिलता है। और इस खादर वाले भाग के थोड़ा दूर, जहां तक नदी का बाढ़ का पानी जाता है, उसके आगे वाला जो क्षेत्र है, वहां पुराने अवसाद होते हैं, ओल्ड सेडिमेंट्स, जो पहले कभी नदी ने जमा किए होंगे। तो हर साल जब नदी का पानी जब ओवरफ्लो होता है, बाहर की तरफ बढ़ता है जल स्तर उच्च होने के कारण, तो जब भी पानी ओवरफ्लो होता है तब पुराने अवसादों को साइड में ढकेलता है। और जब भी ये साइड में धकेलता है तो लगातार हर साल पुराने अवसाद साइड में हटते जाते हैं, और धीरे धीरे साइड में जमा होते होते उनकी ऊंचाई नए अवसादों के, न्यू सेडिमेंट्स के कंपैरिजन में, खादर की तुलना में उनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जहां पर नए अवसाद हैं, उनके आसपास जो ऊंचा क्षेत्र है, उस ऊंचे क्षेत्र में आपको पुराने सेडिमेंट्स दिखते हैं, और ये जो पुराने अवसादों से बना मैदान है, ये कहलाता है बांगर। तो खादर के ठीक पास में आपको बांगर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। ये पूरा बांगर वाला क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर देखें तो ये तो खादर है, उसके पास ये बड़े बड़े पुराने और थोड़े बड़े, खादर से थोड़े से बड़े पुराने अवसाद, ओल्ड सेडिमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर हम भौगोलिक आधार पर देखें, ज्योग्राफिकल बेसिस पर या फिजियोग्राफिक बेसिस पर या संरचना के आधार पर, तो हमें मैदानी क्षेत्र में 4 भाग देखने को मिलते हैं, 4 पार्ट्स। और ये 4 पार्ट्स क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला भाग जो है वो बड़े अवसादों वाला भाग है। बड़े अवसादों के मैदानों की जो पट्टी है, जो पर्वत के ठीक आगे नजर आती है, उसे कहते हैं भाबर। भाबर भाबर वाले भाग के ठीक आगे, जहां इरेगुलर फ्लो होता है रिवर के वाटर का, नदी के जल का अनियमित प्रवाह होता है, जहां फैला हुआ होता है चारों तरफ पानी वाला क्षेत्र, उसे कहते हैं तराई।
तराई रीजन। और तराई जो है ये इसके भाबर के ठीक आगे की तरफ 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई तक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जहाँ पर्वत खत्म हो रहा है पहले भाबर मिलेंगे, उसके आगे क्या मिलेगा, तराई मिलेगा। और तराई 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई तक विस्तृत मिलेगा। उसके बाद नदी के ठीक किनारों के पास जो नए जलोढ़ अवसादों से बना मैदान है वो है खादर। और खादर के पास जो पुराने जलोढ़ अवसादों से बना मैदान होता है उसे कहते हैं बांगर। बांगर। तो भौगोलिक आधार पर हम इन 4 मैदानी भागों को पढ़ेंगे। एक तो भाबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर और चौथा बांगर। तो अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इसी को अब आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक तो इस तरह से डायग्राम बन सकता है जो हमने बनाया था, पहाड़ से निकल रही है नदी और फिर आगे आगे विस्तृत हो रही है। और एक साइड व्यू बना सकते हैं आप, जहाँ पे आप माउंटेन का साइड से जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम है वो बना सकते हैं इस तरह से। तो इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक के ठीक आगे जहाँ पे फुटहिल रीजन है, पदेन क्षेत्र, वहां पे नदी बड़े बड़े अवसाद जमा करती है जिनको भाबर कहते हैं। उसके बाद अवसाद धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, क्योंकि आगे जब बढ़ती है नदी तो धीरे धीरे उसकी बड़ी अवसादों को लेकर जाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे बारीक बारीक अवसाद जो है वही छोड़ती है। फिर तराई क्षेत्र आ जाता है भाबर के ठीक आगे। और तराई क्षेत्र के बाद नदी के ठीक पास वाला जो भाग है वो तो खादर है, और थोड़ा खादर से जो ऊंचा भाग है वो बांगर है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन डायग्राम। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम भाबर को देखेंगे, जो बड़े टुकड़ों वाला या बड़े अवसादों वाला मैदान है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाबर, भाबर जो है ये कहाँ बनता है, जब शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से और वहां उसके आसपास वाले क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, नदियां मैदानों में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो ये नदियां काफी बड़े बड़े अवसाद लेकर आती हैं। और ये बिग सेडिमेंट्स बड़े अवसादों के नीचे से जब नदी बहती है तो ये नदी सतह पर दिखाई देना बंद हो जाती है। तो भाबर क्या है, गिरिपद क्षेत्र में या पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में बड़े बड़े टुकड़ों या बड़े बड़े अवसादों से, सेडिमेंट से बने हुए जो प्लेन रीजन है, जो एक पूरी बेल्ट के जैसे एक्सटेंडेड है, उन्हें हम भाबर कहते हैं। और कितने किलोमीटर चौड़ाई में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है, इनका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है 8 से लगभग 15 किलोमीटर चौड़ाई में इनका विस्तार है। किससे बने हैं, बड़े अवसादों से बने हैं, बिग सेडिमेंट्स, बिग सेडिमेंट से बने हैं। और इन बड़े सेडिमेंट्स अवसादों के नीचे नदी दिखाई देना बंद हो जाती है सतह पर। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नदी गायब हो जाती है, ऊपर दिखना बंद हो जाती है। और क्योंकि ये बड़े बड़े अवसादों से बना है इसीलिए यहाँ पर खेती करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये कृषि के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ये भाबर वाला मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। तो ये भाबर के मैदान में मुख्य चीज है। तो देखिए गिरिपद क्षेत्र में बड़े अवसादों से बने मैदान को भाबर कहते हैं। प्लेन फॉर्म्ड बाय बिग सेडिमेंट्स इन द फुटहिल रीजन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड भाबर। विड्थ ऑफ भाबर इज अराउंड 8 to 15 किलोमीटर, 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में देखने को मिलते हैं। नदी सतह पर दिखाई देना बंद हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, और उसके अलावा कृषि के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। अब देखिए बांगर क्या भाबर की जो फोटो है, एक रियल जो भाबर वाला क्षेत्र होता है उसकी पिक्चर देखिए। ये बिग बिग सेडिमेंट्स हैं, बड़े बड़े अवसाद हैं, टुकड़े, ये इस तरह से नजर आते हैं भाबर वाले क्षेत्र में। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम तराई डिस्कस करेंगे। ये दूसरा भौगोलिक आधार पर जो मैदान का भाग है वो तराई है। अब इस सेकंड प्लेन रीजन में अगर देखें तो जहां पर भाबर खत्म होता है वहां पर तराई वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। और तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, नदी का जल एकदम से बिग सेडिमेंट्स बड़े अवसादों के नीचे से होता हुआ फिर फैल जाता है आगे आकर। और जब ये नदी का जल फैल जाता है, क्योंकि नदी ने अभी तक अपना एक रास्ता तय नहीं किया है, तो जब भी नदी का जल इस तरह से फैलता है
तो उसकी वजह से दलदली परिस्थितियां बनती हैं, एक स्वैम्पी कंडीशंस बनती हैं। और इस तरह की जो दलदली परिस्थिति होती है वहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और नमी और पानी की उपलब्धता की वजह से यहाँ आसानी से काफी सारी वनस्पति विकसित होती है। तो वेजिटेशन की ग्रोथ यहाँ पर काफी देखने को मिलती है, नेचुरली बहुत सारे यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखते हैं। उसके साथ साथ इन पेड़ पौधों आदि की वजह से यहाँ पर वन्य जीव वगैरह या कई जीव जंतु जो हैं, वन्य जीव तो क्या, जीव जंतु यहाँ पर काफी सारे मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन वो यहाँ पे काफी ज्यादा की जाती है, उसके अलावा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा तराई क्षेत्र की अगर बात करें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृषि के लिए तराई क्षेत्र यूज में लिया जा सकता है। अगर ये नदी का जो ओवरफ्लो होने वाला पानी है उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए और उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दें, तो आसानी से यहाँ पर कृषि की जा सकती है, खास तौर पर चावल की, गन्ने की। और पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में तराई जो रीजन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में, कृषि भूमि में, और वहां पर चावल और गन्ने की खेती की जाती है तराई क्षेत्र में। और उत्तर पूर्वी राज्य जो है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पर भी फिर भी थोड़ा बहुत तराई क्षेत्र अभी वास्तविक अवस्था में दिखता है। अदरवाइज वेस्टर्न इंडिया में तराई रीजन को कन्वर्ट कर लिया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में। तो तराई क्षेत्र देखिए भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में देखने को मिलता है। अनियमित इरेगुलर फ्लो होता है वाटर का, नदी पुनः वापस से सतह पर दिखने लगती है, पर नदी का कोई प्रवाह का निश्चित मार्ग नहीं होता, फैलकर निकलता है नदी का पानी, दलदली सी अवस्था होती है। इसीलिए पानी उपलब्धता होने की वजह से, जल उपलब्धता होने की वजह से काफी डेंस वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव आदि भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और पंजाब, यूपी में और कुछ एक राज्यों में इसे कृषि भूमि में कन्वर्ट कर लिया गया है, खास तौर पर चावल, गन्ने, इनकी खेती यहाँ की जाती है। अब तराई क्षेत्र जो है वो लगभग इस तरह से दिखता है, जो नमी युक्त भूमि है वो हमें वहां पर देखने को मिलती है। अब तराई क्षेत्र के बाद अगला हम बात करेंगे खादर। ये तीसरा मैदानी भाग है। अब खादर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, जहां पर नदी बहती है, नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो हर साल मॉनसून के समय ओवरफ्लो होकर आता है, और जब भी मॉनसून के समय जल स्तर बढ़ता है तो नदी जो फैलता है, नदी का जिस जिस क्षेत्र में नदी का पानी फैलता है उसको कहते हैं बाढ़ का मैदान। और नदी का जब बाढ़ के मैदान में, ये बाढ़ का मैदान है, इसमें जब नदी का जल हर साल फैलता है तो यहाँ पर छोड़कर जाता है नवीन अवसाद, नए नए सेडिमेंट छोड़कर जाता है, और यही नवीन अवसादों से बना जो मैदान है ये क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। तो नए अवसादों से बने मैदान को खादर कहते हैं। काफी उपजाऊ होता है, हर साल ये रिन्यू होता जाता है, क्योंकि हर साल इसमें पुराने अवसादों के स्थान पर नए अवसाद, नए सेडिमेंट्स आकर जमते जाते हैं। तो इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता इस मैदान की बहुत ज्यादा होती है, पर इसका एरिया छोटा है, बहुत कम एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि केवल नदी के किनारे के पास ही आपको खादर देखने को मिलेगा। और बांगर की तुलना में खादर जो है वो थोड़े नीचे होते हैं, क्योंकि बांगर वाला जो क्षेत्र है काफी सारा पुराना सेडिमेंट्स, अवसाद इकट्ठे होने से खूब ऊंचा हो जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है खादर वाला, ये केवल नदी के पास नीचा क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि पंजाब में खादर का जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ अवसादों से जो बना मैदान होता है वही खादर कहलाता है। जो प्लेन रीजन होते हैं, फ्लड प्लेन रीजन, उसमें जो न्यू सेडिमेंट से बना प्लेन होता है वही खादर कहलाता है। देखिए यहाँ पर नदी के ठीक पास वाला खादर वाला क्षेत्र है। पंजाब में क्या कहते हैं, इसको बेट कहते हैं। यहाँ पर उत्पादकता, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती, बिल्कुल बारीक अवसाद होते हैं, हर साल नए जमा होते हैं, इसीलिए उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन मैदानी क्षेत्रों की, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। ज्योग्राफिकली अगर देखें, भौगोलिक स्थिति से, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी खादर में देखने को मिलती है। और प्रादेशिक आधार पर, रीजनल बेसिस पर जो हमने देखा था, उसमें कौन से मैदान में, सतलज के मैदान में सबसे ज्यादा उत्पादकता है। बांगर जो प्रदेश है, लास्ट मैदानों का भाग, उसको डिस्कस करते हैं। ये चौथा और लास्ट पार्ट है भौगोलिक आधार पर। ये खादर के ठीक पास में थोड़ा ऊंचाई पर पाया जाता है बांगर, और खादर वाला रीजन जो है वो तो नीचे था, नदी के पास था, बांगर थोड़ा ऊपर होता है, और ये पुराने अवसादों से बना होता है, ओल्ड सेडिमेंट से,
जब भी नदी हर साल बाढ़ के मैदान में नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है तो पुरानों को साइड में कर देती है, और पुराने धीरे धीरे साइड में इकट्ठे होते जाते हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और पुराने सेडिमेंट्स होने के साथ साथ नदी से थोड़ा दूर है ये, इसीलिए यहाँ पर जल की उपलब्धता, वाटर की अवेलेबिलिटी अगर देखें तो खादर की तुलना में यहाँ जल की उपलब्धता थोड़ी कम है, पानी की मात्रा कम है। और इसी वजह से जल कम होने के कारण यहाँ पर हमें लाइम या चूना जो है उसके कंकर पत्थर देखने को मिलते हैं, कुछ टुकड़े देखने को मिलते हैं। जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहां पर इस तरह के चूने के या कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम के टुकड़े देखने को नहीं मिलते हैं आर्द्र क्षेत्रों में। जहाँ ड्राइनेस ज्यादा होती है, शुष्कता होती है, वहां कई बार कैल्शियम या चूने पत्थर के जो टुकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस बांगर के मैदान में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, लम्प्स पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं कैल्शियम के। तो बांगर के मैदान की एक खास बात है कि कैल्शियम के लम्प्स देखने को मिलते हैं। और ये जो कैल्शियम के लम्प्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन्हें कहते हैं कंकड़। हिंदी में भी कंकड़ कहेंगे कैल्शियम के पिंडों को, और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी हम इसको कंकड़ ही कहेंगे। तो यहाँ बांगर के मैदान की खास बात यह है कि यहाँ कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज है जो बांगर क्षेत्र से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे। पहले ये बेसिक देखिए। तो ये पुराने अवसादों से बना होता है, खादर से थोड़ा सा ऊंचाई पर देखने को मिलता है। कंकर या कैल्शियम के जो टुकड़े हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ थोड़ा जल की उपलब्धता थोड़ी कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। अब पंजाब में इन्हें क्या कहा जाता है? ढाया कहा जाता है। ढाया को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ढाया कहा जाता है। हमने कल के जो क्लास है उसमें डिस्कस किया था। ढाया क्या होता है? जहाँ पे खादर खत्म होता है और खादर के किनारे पर जो कगार जैसी देखने को मिलती है, जहाँ से बांगर शुरू होता है, एक ब्लफ जैसा रीजन, थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र, उसी को कहते हैं ढाया पंजाब में। तो ये सब तो ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर भी ये बांगर प्रदेश होता है, बांगर प्रदेश में जो कैल्शियम के पिंड, बड़े और छोटे हर तरह के सेडिमेंट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। जब कभी भी बांगर क्षेत्र में, कैल्शियम के पिंड भी बना देते हैं, बांगर क्षेत्र में यदि अपर्दन ज्यादा होता है, इरोजन ज्यादा होता है, तो इरोजन ज्यादा होने पर यहाँ से मान लीजिए कोई पानी, नदी बहकर जा रही है, कोई पानी, जल बहकर जा रहा है, बरसात का पानी बहकर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बारीक बारीक अवसाद है, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं, वो बांगर प्रदेश से हट जाएंगे, इरोड हो जाएंगे, अपर्दित होकर चले जाएंगे। और जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स, बारीक अवसाद जब यहाँ से अपर्दित हो जाते हैं, तो उन बारीक अवसादों के यहाँ पे अपर्दित होने से पीछे ऐसे बड़े बड़े अवसाद या टुकड़े बच जाते हैं। तो जब भी कभी बांगर क्षेत्र में ज्यादा इरोजन होता है, अपर्दन होता है, तो ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो तो हट जाती है, चले जाती है, और ऊपर की मुलायम मिट्टी के हट जाने से पीछे कंकर युक्त, पत्थर कंकर युक्त भूमि बसती है। और ऐसी जो कंकर युक्त या ग्रैनुलेटेड जो लैंड बसती है उसको कहते हैं भूड़। बांगर भी काफी उपजाऊ होते हैं और खादर की तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़े एरिया में हमें बांगर देखने को मिलते हैं। इसलिए उत्पादन, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? बांगर में होगा। जबकि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हमने कहाँ देखी थी? खादर में। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बांगर में होगा। तो सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। अभी जो मैंने आपको भूड़ बताया, वो भूड़ का डेफिनेशन यहाँ लिखा है। भूड़ का मतलब है ग्रैनुलेटेड लैंड फाउंड आफ्टर इरोजन ऑफ अपर फाइन लेयर ऑफ द बांगर रीजन। और इसको हिंदी में भूड़ को इस तरह से भूड़ लिखा जाता है। मुलायम मिट्टी नष्ट होने के बाद पीछे जो कंकर युक्त भूमि बसती है उसी को भूड़ कहा जाता है। तो ये हो गया बांगर में के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो हमने भौगोलिक आधार पर, संरचना के आधार पर, फिजियोग्राफिक बेसिस पर अगर देखें तो प्लेन्स के 4 पार्ट देखे हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। और इससे पहले जो हमने देखे थे वो रीजनल पार्ट्स थे, मैदान के प्रादेशिक भाग थे। अब हम मैदान के ये दोनों तरह से भाग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैदान के महत्व की। वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है प्लेन की, हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। आपको यदि और भी कोई महत्व ध्यान हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है कृषि। कृषि की जा सकती है मैदानी क्षेत्र में, और कृषि से खाद्य सुरक्षा जो है भारत की वो सुनिश्चित होती है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लस यहाँ पर जनसंख्या आसानी से निवास कर सकती है, पॉपुलेशन के रेजिडेंस की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। इसीलिए जो प्रमुख शहर हैं वो आमतौर पर आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इतिहास में जो भी प्रमुख कैपिटल्स वगैरह हैं वो कई जगह आपको मैदानी क्षेत्र में कैपिटल्स भी मिलेंगे पुराने, तो ये मैदानों के महत्व में आ जाता है। फिर सिंचाई सुविधाएं या सिंचाई साधन, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो प्लेन रीजन में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो नदियां बह रही है तो आप आसानी से नहर बना सकते हो मैदानी क्षेत्र में। उसके अलावा मैदानी क्षेत्र अवसाद से बने होते हैं, सेडिमेंट से, तो जब नदी या कोई बारिश का पानी उसके ऊपर बहकर जाता है तो वो पानी रिस कर नीचे भी जाता है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज होती है, भूमिगत जल जो है उसका स्तर बढ़ता है, क्योंकि पानी नीचे रिस कर जा रहा है। और भूमिगत जल जहाँ पर होता है वहाँ कुएं खोदे जा सकते हैं आसानी से, और कुओं से पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब जो सुविधाएं हैं ये मैदान में अवेलेबल है, तो सिंचाई की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। प्लस यहाँ पर परिवहन सुविधाएं आसानी से विकसित की जा सकती है मैदानी क्षेत्र में। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजीली डेवलप कर सकते हैं प्लेन रीजन में। कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि प्लेन रीजन बिल्कुल समतल होता है मैदानी क्षेत्र, आसानी से सड़कें बनाई जा सकती है, आसानी से रेलवे ट्रैक डाले जा सकते हैं। प्लस मैदानों में जब नदी बहती है तो उसमें कई जलमार्ग जो है नदी के वो नौवहन के लिए उपयोगी होते हैं, नेविगेशन या जहाज की गति के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे गंगा नदी जो है उसका मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी में मैदानों में बना हुआ है। पहाड़ों में तो बन नहीं सकता ना, नदी का उपयोग केवल परिवहन के लिए मैदानों में किया जा सकता है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवे 2 स्थित है, तो परिवहन की दृष्टि से भी मैदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ महत्व है मैदान के। आपको और कोई महत्व भी मिले तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, और भी बहुत सारे रेलेवेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी छोटी मोटी चीज उठाकर आपसे पूछी जा सकती है। ढाया पूछ सकते हैं, बेट पूछ सकते हैं, खादर पूछ सकते हैं, भाबर पूछ सकते हैं। तो देखिए बेट, ढाया, कंकड़, भूर, खादर, बांगर, भाबर, तराई, मरुस्थली क्या है, राजस्थान बागर क्या है, दोआब किसे कहते हैं, हरियाणा भिवानी बागर क्या होता है, मालवा के मैदान क्या है, बारी, बिस्त, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। और भी कोई छोटे मोटे पॉइंट जो हमने नोट्स में मतलब अभी किए हैं क्लास में, उनमें से कुछ भी पिक करके आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे भाबर, तराई, खादर, बांगर डिटेल में पूछा जा सकता है। 5 हो चाहे 2 नंबर के प्रश्न हो, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं उसके साथ तो बनाना ही है। खादर और बांगर में डिफरेंस अंतर पूछा जा सकता है, भाबर और तराई में अंतर पूछा जा सकता है, डिफरेंस, राजस्थान के मैदान के बारे में पूछा जा सकता है, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, उत्तरी मैदानी प्रदेश पूरा का पूरा जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में, वो आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। महत्व आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जब भी इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी हो तो पॉइंट्स में बताएं तो ज्यादा बेहतर होता है। फिर है 10 नंबर के प्रश्न। 10 नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है प्रादेशिक जो विभाजन है मैदानों का वो बताइए, जिसमें हमने क्या किया था, राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। फिजियोग्राफिक या स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक या भौगोलिक आधार पर यदि मैदानों का विभाजन देखें तो खादर, बांगर, भाबर, तराई वो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह से प्लेन्स के टाइप प्लेन्स का डिवीजन पूछ सकते हैं आपसे। उसके अलावा आपसे पूरा उत्तरी मैदानी प्रदेश विस्तार में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन नॉर्दर्न प्लेन रीजन इन डिटेल, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन रीजन, उत्तरी मैदानी प्रदेश का महत्व आपसे पूछा जा सकता है सविस्तार। तो महत्व वाला जो टॉपिक है इसमें आप और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा बहुत ढूंढिए क्या महत्व है, बहुत इजी है, कई सारी चीजें और ऐड की जा सकती है इसमें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेन रीजन की। बाकी जो है आगे वाली क्लास में हम और भी अन्य चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।